हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल एनजी मेडिकल्स। और अभी तक अगर आपने मेरे वीडियोस को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए जिससे कि लोगों तक पहुंचे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबॉडीज। नाउ वी आर गोइंग टू सी द एंटीजन। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि एंटीबॉडीज तो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया कि व्हाट आर द एंटीबॉडीज। IgG, IgM, IgE, IgA एंड IgE। ठीक है, ये सारी एंटीबॉडीज थी। बट अब हम देखेंगे एंटीजेंस, मतलब किस तरह के एंटीजन होते हैं, क्या उनके प्रॉपर्टी होती है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज हम देखेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एंटीजेंस जो होते हैं उन्हें हम फॉरेन बॉडीज भी बोलते हैं। वो एंटीजेंस जो कि हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने की ताकत रखते हैं, एंटीबॉडीज को एंटीबॉडीज को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो प्रोड्यूस हो जाए और उन्हें किल करें। ठीक है, तो क्या है एंटीजेंस? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, जो कि एंटीबॉडीज को ट्रिगर करते हैं कि वो जनरेट हो और उनको किल करें। कितने टाइप्स के होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक। एक्सो, देखिए एक्सो मीन्स आउटसाइड। अगर एक्सोजेनिक सिर्फ हम देखें तो इस एक्सो मीन्स होता है आउटसाइड और एंडोजेनिक मीन्स, एंडो मीन्स इनसाइड। इतना आप लर्न कर लीजिए। तो एक्सो मीन्स आउटसाइड, मतलब आउटसाइड कहाँ? आउटसाइड, आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी के आउटसाइड। तो बॉडी का आउटसाइड का जो हमारा एनवायरनमेंट है, वहां से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर हो रहे हैं हमारे अंदर, वो एक्सोजेनिक के अंडर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आए और हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में चले गए और उन्होंने क्या किया? हमारी बॉडी को हार्म करना स्टार्ट कर दिया, जिन्हें हमने फॉरेन एंटीजन भी बोला हुआ है। ठीक है, एंडोजेनिक कौन होते हैं? जो कि हमारी बॉडी के पहले से ही इनसाइड रहते हैं, जिनको हम अदर नेम के साथ क्या बोलते हैं? सेल्फ एंटीजेंस। सेल्फ मीन्स अपना, एंटीजन मीन्स जो एंटीजेंस हैं हमारे, यानी कि अपने एंटीजेंस। राइट, तो मैंने बहुत पहले भी आपको ये चीज बताई है कि हमारे पास अपने एंटीजेंस भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लीजिए, जैसा कि ये आरबीसी है, मेरे पास मेरे जितने भी आरबीसीज हैं उन सब के ऊपर एक पर्टिकुलर चीज प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, तो मेरे आरबीसी, हर आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, प्रेजेंट होगा, सॉरी। और ये हमें कहाँ से मिलता है? जेनेटिकली मिलता है, हम पहले से ही इसको लेके ही पैदा होते हैं। ठीक है, तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है मान लीजिए, तो मेरे हर आरबीसी के ऊपर ए नाम का एंटीजन प्रेजेंट होगा। ये ही है हमारा सेल्फ एंटीजन, हमारे पास पहले से ही एंटीजन है। ठीक है, जो कि हमें हार्म नहीं करता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनता है? इसके साथ साथ एक स्पेशल एंटीजन होगा जिसको हमने एंटीजन डी बोल दिया, कैपिटल डी, स्मॉल डी नहीं, कैपिटल डी। अगर ये कैपिटल डी एंटीजन हमारे आरबीसी पे प्रेजेंट है, इसका मतलब हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। और अगर ये कैपिटल डी प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो इसका मतलब हमारा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। मोटा मोटा आप सिर्फ इतना जानिए, इसकी डिटेल्स मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप समझ गए? तो इससे मैंने आपको ये इसलिए बताया है क्योंकि इससे आपको ये पता चलना चाहिए कि हमारे पास ऑलरेडी एंटीजेंस होते हैं, हमारे हर आरबीसी के ऊपर एंटीजेंस होते हैं। अब चाहे वो ए हो, बी हो, चाहे ओ हो, किसी भी तरह का हो, लेकिन होते हैं। अच्छा, जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, सुन लीजिए, जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनके आरबीसीज के ऊपर एंटीजन दिखता नहीं है। ठीक है, उनके आरबीसीज के ऊपर कोई एंटीजन नहीं दिखता है। जब आपने देखा कि इस पे कोई एंटीजन नहीं दिखा, इसका मतलब उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है। अब पॉजिटिव नेगेटिव तो डी से ही डिसाइड होता है। अगर सिर्फ डी यहाँ पे प्रेजेंट है, डी एंटीजन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये ओ पॉजिटिव है। और अगर पूरा पूरा नेकेड है आरबीसी और कुछ भी नहीं दिख रहा है उस पे, इसका मतलब वो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ नेगेटिव होगा। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
ये इसलिए आप समझ गए होंगे कि यही हमारे सेल्फ एंटीजन है जो कि हमारे आरबीसीज पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी कि इसका क्लासिफिकेशन जो हमारा एंडोजेनिक है वो कितने पार्ट में क्लासिफाइड है, कितने पार्ट में डिवाइड है, ये देख लेते हैं। ये देखिए, एंडोजेनिक जो है हमारा, इट इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट वन इज जीनोजेनिक। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जीनोजेनिक देखेंगे। तो जीनोजेनिक क्या होता है, इसमें देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है जीनोजेनिक में। इसमें हो क्या रहा है कि हमने कोई काम अच्छे के लिए किया लेकिन वो काम अच्छे की जगह खराब हो गया, बुरा हो गया। तो हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सॉरी, हम यहाँ पे किसी ऑर्गन का ट्रांसफ्यूजन कर रहे थे। ठीक है, मान लीजिए मेरी किडनी खराब हो गई तो मैं आर्टिफिशियल कह सकते हैं कि किडनी हमने ट्रांसप्लांट की, मेरे अंदर किडनी ट्रांसप्लांट की गई। पर उस किडनी का जो ब्लड है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ अभी इससे पहले वाली स्लाइड में, उस किडनी में जो आरबीसीज हैं, ठीक है, उस किडनी में आरबीसीज है, उसके ऊपर सिंपल सी चीज है, ब्लड वो एंटीजन होगा। तो मान लीजिए मेरे आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है, तो जो किडनी ट्रांसप्लांट मुझे की जा रही है उसके भी आरबीसी के ऊपर एंटीजन होगा, तभी तो मैचिंग होगी ना। मान लीजिए कि प्रॉब्लम ये आई कि ये नेगेटिव था और मेरा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव था, तो ये एक रॉन्ग मैचिंग हो गई। ठीक है, तो वो ऑर्गन मेरे लिए वेस्टेज हो गया और वो ऑर्गन मेरे अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे जो इम्यून सिस्टम था उसने उसको अपना भाई ना मान के फॉरेन बॉडी माना, और जिसकी वजह से उन्होंने एंटीजन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए। अब ये एंटीजन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गए, सॉरी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए। तो इससे क्या हुआ, मेरी ही आरबीसीज ने उस ऑर्गन को किल करना स्टार्ट कर दिया और वो ऑर्गन ऑलमोस्ट डेड हो गया। ठीक है, तो जब ऑर्गन डेड हो गया तो मेरे अंदर भी तो अफेक्शन आएंगे ना। तो ये हुआ सेल्फ एंटीजन का अटैक। समझ गए? तो जीनोजेनिक एंटीजन में क्या हो रहा है, रॉन्ग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है या टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से मिसमैच हो रहा है, और मिसमैच की वजह से क्या हो रहा है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं। ना कि किसी डिजीज की वजह से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई, अपने ही ऑर्गन की वजह से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेल्फ एंटीजन के अंडर में ये आ गया। नेक्स्ट है हमारा एलोजेनिक एंटीजन। एलोजेनिक को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो इसमें आता है ऑल मीन्स होता है सारे एंटीजन, मतलब पूरी बॉडी में एंटीजन प्रोड्यूस हो गए। तो ये तब होगा, कब होगा ये तभी होगा जब हमारे अंदर रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ब्लड की नीड थी, पर मुझे जो ब्लड दिया गया वो रॉन्ग ब्लड दिया गया। मान लीजिए मुझे ए पॉजिटिव चाहिए था और मुझे रॉन्ग ब्लड दे दिया गया बी पॉजिटिव। ठीक है, तो अब ये ए पॉजिटिव जो मेरे अंदर है पूरा, वो बी पॉजिटिव को अपना कोई मतलब सेम तो नहीं देखेगा, वो तो सोचेगा कि कोई फॉरेन बॉडी आ गई है। तो पूरी बॉडी में, पूरे ब्लड में क्या हो गया, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गए। क्यों? क्योंकि पूरे ब्लड में एंटीजन बी, सॉरी, पूरे ब्लड में ब्लड ग्रुप बी आ गया। ठीक है, तो जिसकी वजह से पूरी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गए। इसीलिए हमने कहा है यहाँ पे ऑल एंटीजन। ऑल एंटीजन का मतलब ही यही है कि पूरी बॉडी में एंटीजन आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, तो रॉन्ग एंटीजन हमारे अंदर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ऑटोलोगस एंटीजन। ऑटो मीन्स अपने आप, सेल्फ, लोगस समझ लीजिए लोड होना, लोगस से बना लीजिए लोड हो गया, तो सेल्फ लोड हो गया। कौन सेल्फ लोड हो गया? मे बी एंटीजेंस लोड हो गए, है ना। तो हमारे ऐसा होता क्यों है, सेल्फ एंटीजन लोड हो गए, और ऐसे लोड हुए कि उन्होंने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दी। किसके अगेंस्ट? हमारे खुद के अगेंस्ट। ठीक है, तो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ इसलिए कि मे बी कोई ड्रग रिएक्ट कर गया हमारे अंदर, मे बी किसी वजह से कोई डिजीज ने ट्रिगर किया और हमारे जो एंटीजेंस थे उनकी प्रॉपर्टी चेंज कर दी। प्रॉपर्टी चेंज करने का मतलब ये हो गया कि वो पहले फ्रेंडली थे हमारी बॉडी से, हमारे ऑर्गन से फ्रेंडली थे, अब क्या हुआ कि वो फ्रेंडली नहीं रहे।
अगेंस्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लीजिए, जो हमारे आरबीसी के ऊपर, हमारे हर पूरे बॉडी में आरबीसीज है और हर आरबीसी के ऊपर एक एंटीजन प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल एंटीजन ए प्रेजेंट है मेरी बॉडी पे और मैं पॉजिटिव हूं तो उसके साथ एंटीजन डी भी प्रेजेंट होगा। तो डी को हम डी नहीं लिख के पॉजिटिव लिखते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव हूँ हर जगह, तो ए पॉजिटिव मेरा ब्लड है, तो ये मेरा एंटीजन सेल्फ एंटीजन है, तो ये फ्रेंडली एंटीजन है, ये मुझे हार्म नहीं करेगा क्योंकि ये मेरा बचपन का दोस्त है, मेरे पैदा होने से ही मेरे साथ है, तो ये मुझे हार्म नहीं करेगा। पर ऐसे कुछ इन्फेक्शन आया या डिजीज आई जिसने इसकी प्रॉपर्टी यानी कि इसके जो माइंड था उसको चेंज कर दिया, या कह सकते हैं कि हमारी दोस्ती तोड़ दी, और इसने क्या किया, मेरे आरबीसीज को किल करना स्टार्ट कर दिया। मेरे आरबीसी के ऊपर ये बैठा हुआ है और इसने मेरे आरबीसीज को किल करना स्टार्ट कर दिया। तो हर ए पॉजिटिव ने मेरे हर आरबीसी को किल करना स्टार्ट कर दिया, तो एंटीबॉडीज बनेंगी। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, यानी ऑटोमेटिकली हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे एंटीजन, जो हमारे सेल्फ एंटीजन थे, फ्रेंडली एंटीजन थे, वो अब हमारे दुश्मन बन गए। तो सिंपल सी चीज है, जब ये हमारे दुश्मन बन जाएंगे तो हमारे अंदर हमें बचाने के लिए हमारे एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस होंगे। तो हमारे ही एंटीजन ने हमारे ही एंटीबॉडीज पे रिएक्ट किया और हमारे ही एंटीबॉडीज ने हमारे एंटीजन को मारना शुरू कर दिया। ठीक है, कहते हैं ना मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं, यही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब जब हमारे अंदर में, हमारे बॉडी के इनसाइड में क्या हो रहा है कि एंटीबॉडीज भी हमारी, एंटीजन भी हमारा, नुकसान किसका? हमारा। सिंपल सी चीज है। ठीक है, ये हो रहा है यहाँ पे। प्रॉपर्टीज क्यों चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, वो मैं आगे अभी आपको बताती हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीजन। सो हर एंटीजन के पास अपना प्रोटीन होता है। जो एंटीजन अपने प्रोटीन के साथ नहीं होते हैं वो हमारी बॉडी पे रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, समझ गए। तो कह सकते हैं कि प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि स्ट्रॉन्ग बनाता है एंटीजन्स को। एमिनो एसिड, ठीक, तो एंटीजन्स के पास देखिए क्या क्या है। एंटीजन्स के पास है प्रोटीन्स, एमिनो एसिड एंड पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जो एमिनो एसिड है वो क्या है, तो एमिनो एसिड कह सकते हैं ये भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। किस लिए होते हैं? जिससे कि ये हमारी बॉडी को हेल्थ, मतलब हेल्थ हमारी बॉडी को मेंटेन कर सके। कैसे? ये जो एमिनो एसिड्स होते हैं ये हमारी बॉडी में भी होते हैं। ये करते क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर को अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, ब्रेन के अच्छा फंक्शन करके रखते हैं। ठीक है, एंटीजेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे कि एंटीजन अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके। ओके, पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है? एमिनो एसिड के बहुत सारे कॉम्बिनेशन को जो कि एक चेन बना के रखते हैं उसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। ठीक, अब फंक्शन, एंटीजेंस का फंक्शन क्या है? इनके पास एबिलिटी होती है कि ये हमारे एंटीबॉडीज को क्या कर सके? एक्टिवेट कर सके। सेंसिटाइजेशन आप ना लिख के एक्टिवेट भी यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो एंटीबॉडीज को एक्टिवेट कर सकते हैं। देन किसके थ्रू ये वर्क करते हैं? ऐसी कौन सी एंटीजन के अंदर ऐसी कौन सी चीज है या ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि मेनली फंक्शन करता है? तो वो पार्ट है एपिटोप। ठीक है, आगे मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, उसमें मैं आपको एपिटोप दिखाऊंगी कि कहाँ पे होता है एपिटोप। पैराटोप क्या होता है ये मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया है। ठीक, जब मैंने एंटीबॉडीज आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब मैंने आपको बता दिया था कि पैराटोप वो रीजन होता है या वो एरिया होता है जहां पे हमारे एंटीबॉडीज जिस जगह से हमारे एंटीजन को बाइंड करते हैं यानी पकड़ लेते हैं। सिंपल सी चीज है, अगर चोर को मारना है तो उसको पहले पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसको मारेंगे। उसी तरह से एंटीजन चोर है और एंटीबॉडीज पुलिस। ठीक है, तो एंटीबॉडी उसको पकड़ लेता है फिर उसको किल कर देता है। तो जिस एरिया से वो पकड़ता है उस एरिया को हम पैराटोप बोलते हैं। अब मैं आपको आगे स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। So this process leads to the antigen antibody reaction। जब एंटीजन एंटीबॉडी के थ्रू पकड़ा जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, ये देखिए ये हमारा एंटीजन है, उसके पास ये एक थोड़ा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, एक एरिया होता है जिसको हमने एपिटोप बोल दिया। इसी एपिटोप के थ्रू क्या होता है कि एंटीजन अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। बट यही एपिटोप एंटीबॉडीज को, अगर एंटीजन को हराना है ना तो उसकी दुखती रग को पकड़ना पड़ेगा, यानी वो उसके एपिटोप को ही पकड़ लेता है। ये देखिए ये वाला एरिया क्या है?
पैराटोप, जहां से एंटीबॉडीज एंटीजन को पकड़ता है। ये देखिए एपिटोप कहाँ पकड़ा गया है, एंटीबॉडीज के पैराटोप में पकड़ा गया है, ठीक है। ओके, हैप्टेन क्या है? सो हैप्टेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है जो कि क्या करता है, हमारे अंदर एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कराता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये बहुत अच्छी चीज है, चलो एंटीबॉडीज की हेल्प कर रहा है उसको प्रोड्यूस करने में। नो, ये बहुत हार्मफुल है केमिकल। क्या होता है कि हमारी बॉडी में कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस आया और वो हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब हो गया, कोई भी ऐसा टॉक्सिक केमिकल आया जो कि हमारी बॉडी से या इन्फेक्शन आया जो कि हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद उस इन्फेक्शन के पास हैप्टेन नाम का केमिकल होता है। ये केमिकल अकेले तो कुछ नहीं कर पाता है, पर हमारी बॉडी में जाने के बाद करता क्या है कि ये प्रोटीन को ढूंढता है कि कहीं पर मुझे प्रोटीन मिल जाए और मैं उससे जाके अटैच हो जाऊं। ये कैरियर मॉलिक्यूल आप देख रहे हो, ये प्रोटीन है। हैप्टन ने क्या किया, उसने सोचा मैं अकेले तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, चलो किसी ऐसे को ढूंढता हूँ जिसके ऊपर मैं बैठ के अपनी पूरी मतलब कह सकते हैं कि सवारी ले सकूं, या कह सकते हैं कि हेल्प ले सकूं। किसी और के कंधे पे बंदूक चलाने वाला सिस्टम है, ठीक है। तो इसने क्या किया, किसी एक कैरियर मॉलिक्यूल को, प्रोटीन के मॉलिक्यूल को ढूंढा और उससे जाके अटैच हो गया। और जैसे ही इससे जाके अटैच हुआ, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। ये देखिए कितना बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। और इसने क्या किया, बॉडी को हार्म करना स्टार्ट कर दिया, बॉडी को हार्म करना स्टार्ट कर दिया। और हार्म करने के साथ साथ इसने क्या किया, सिंपल सी चीज है, जब हार्म करेगा तो हमारे एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए जब अकेला था तो नो इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडीज नहीं बने थे। प्रोटीन के साथ ये स्ट्रांग हो गया, इसने हमारी बॉडी को अटैक किया और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग मतलब एक्टिवेट हो गया। ओके, तो टाइप्स ऑफ एपिटोप्स देख लेते हैं, कितने तरह के एपिटोप्स होते हैं। बी सेल एपिटोप एंड टी सेल एपिटोप। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना कि बी सेल्स कहाँ से एक्टिवेट होते हैं। बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम से। ये देखिए ये है हमारा पूरा ग्रीन वाला लिम्फेटिक सिस्टम। तो यहाँ से हमारे बी सेल्स एक्टिवेट हो रहे थे, ठीक है। और हमारा टी सेल्स एपिटोप, ये टी सेल्स एपिटोप कहाँ से एक्टिवेट हो रहे थे, हमारी थाइमस से एक्टिवेट हो रहे थे, जो कि हमारे कहाँ पे थी, ब्रेस्ट बोन के जस्ट बिहाइंड थी, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि बी सेल्स कब एक्टिवेट होते हैं, जब बी सेल एपिटोप आता है अंदर, ठीक है। तो हमारे बी सेल्स उसे किल करते हैं। जब टी सेल एपिटोप आता है अंदर तो उसे हमारे टी सेल किल कर देते हैं। अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है फॉरेनोजेनेसिस, ठीक है। फॉरेन जेनेसिस मीन्स कि फॉरेन बॉडी जो है हमारा, तो नॉन सेल्फ एंटीजन हमारे फॉरेन बॉडीज से, मैंने आपको बताया था सेल्फ एंटीजन हमारे अंदर ही रहते हैं, तो हम उन्हें फॉरेन मटेरियल नहीं कह सकते। फॉरेन मटेरियल कौन होंगे, जो हमारे नॉन सेल्फ एंटीजेंस होंगे, अदर फॉरेन बॉडीज हमारे, ठीक है, जो कि हमारे होस्ट सेल में एनवायरनमेंट के थ्रू आ जाते हैं। होस्ट सेल कौन है, होस्ट हम लोग हैं जो कि उनको ले लेते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देन इम्यूनोजेन मॉलिक्यूल्स मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज इन द नॉन सेल्फ एंटीजन। सो इम्यूनोजेन मॉलिक्यूल्स कौन होते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सके, जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सके। और वो कौन प्रोड्यूस कर पाते हैं, डायरेक्टली कौन प्रोड्यूस कर रहा है, नॉन सेल्फ एंटीजन। क्यों, क्योंकि उसमें हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं, वायरस आ सकते हैं, बैक्टीरिया आ सकते हैं, पैरासाइट्स, फंगस, ये सारी चीजें आ सकती हैं। देन केमिकल नेचर, तो केमिकल नेचर कैसा है इनका, सारे प्रोटीन होते हैं। एंटीजेंस मैंने आपको बताया ना कि प्रोटीन उनके पास प्रोटीन होता है, ठीक है, लेकिन एक एंटीजन को छोड़ के, जिलेटिन, ठीक है। केमिकल नेचर कैसा है, प्रोटीन्स हैं सारे, ठीक है, जिलेटिन को छोड़कर बाकी सारे होते हैं हमारे प्रोटीन्स। तो जिलेटिन जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि उसके पास इतने पावर नहीं है। देन मॉलिक्यूलर साइज इनका कितना होता है, दे आर लेस देन 500 DA। अब ये DA क्या है, DA मीन्स डेल्टन, ठीक, ये एक यूनिट है। तो कह सकते हैं कि 1 डेल्टन इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मॉलिक्यूल। तो उसी हिसाब से अगर 5000 डेल्टन है तो इट इज इक्वल टू द 8.30 ग्राम पर मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग ये है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेन हेडिंग पे, दैट इज मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स।
अब मैंने आपको बताया था ना एंटीजन एंड HLA टाइपिंग हम पढ़ेंगे, तो अब ये आ गया पार्ट ऑफ HLA टाइपिंग का, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो मेजर मीन्स बड़ा, हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू, ठीक है। कंपैटिबिलिटी मीन्स मैचिंग, मतलब कंपैटिबल है कि नहीं, एक दूसरे से एकदम मैचिंग है कि नहीं। कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि एज वी हैव आइडिया, एज वी ऑल नो कि हमारा जो नेचुरली हमारे पास जो है वो हमारे पास एंटीजेंस होते हैं। तो वी ऑल आर हैविंग मेनी जीन इन अवर बॉडी, ठीक है। तो हमारे अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं जो कि हमारे मदर और फादर से मिलके हमें मिलते हैं। तो उन जीन्स के अंदर ही वो कैपेबिलिटी होती है कि वो चीजों को एनालाइज कर सकें, वो चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक, कि कौन सी चीज हमारे लिए फॉरेन है और कौन सी चीज हमारे लिए फ्रेंडली है, ठीक। इसको बोलते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। समझ गए आप? ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एक तरीका है जो कि आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी चीज हमारे लिए बेनिफिशियल है और कौन सी चीज को एंटीबॉडीज के थ्रू किल करना है। शायद आप समझ में आया होगा। ओके, तो इन्होंने बताया हुआ है कि मेनी क्लस्टर्स ऑफ द जीन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स। तो बहुत सारे ऐसे क्लस्टर हैं जीन के जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए, यानी कि एंटीबॉडीज को एक्टिवेट करने के लिए बने हैं या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कैसे इम्पोर्टेंट है? जब वो देख लेते हैं डिफरेंशिएशन कि हमारा सेल्फ एंटीजन है कि नॉन सेल्फ एंटीजन है। अगर नॉन सेल्फ एंटीजन है तो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना है, अगर सेल्फ एंटीजन है तो कोई मतलब नहीं बनता एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए। ये सारी चीजें डिसाइड कौन कर रहा है? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जो कि हमारे अंदर होता है, सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है? ये मेनली डिटरमाइन करता है वेदर द टिश्यू ग्राफ्टिंग विल बी एक्सेप्टेड और नॉट। मतलब ये कि मान लीजिए कोई भी टिश्यू ग्राफ्टिंग हुई, टिश्यू चेंजेस हुए, या हमने कह दिया कि ऑर्गन चेंजेस हुए। तो ऑर्गन चेंज मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया था कि कोई भी ऑर्गन चेंज करने से पहले हम पूरी मैचिंग करते हैं, हम पूरा एंटीबॉडीज, सेल्फ एंटीबॉडीज मैच करते हैं, ब्लड मैच करते हैं, तब हम कोई ऑर्गन फिट करते हैं अंदर, ठीक है। उसी तरह से अगर हमें कोई टिश्यू भी चेंज करना है तो उसके लिए भी हमें सेम प्रोसीजर करना पड़ता है, ब्लड मैचिंग करनी पड़ती है और एंटीजन देखना पड़ता है कि हमारे एंटीजन सेम मैच हो, सेल्फ एंटीजन मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है। ये सारी चीजें हमें देखना पड़ती है, ठीक है। ये क्लस्टर्स, ये जो जीन का क्लस्टर है जो कि डिसाइड करता है कि हमारा सेल्फ एंटीजन है या नहीं, वो क्लस्टर मिलते कहाँ हैं, वो जीन्स मिलते कहाँ हैं? वो जीन मिलते हैं क्रोमोसोम 6 में, ठीक है, जिनका मेन फंक्शन क्या है कि वो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कौन सा जीन या कौन सा एंटीबॉडी हमें मैच कर रहा है। तो कोई भी ऑर्गन चेंज करने से पहले हमें देखना पड़ता है कि हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द एंटीजेंस HLA टाइपिंग। अब आपको HLA टाइपिंग समझ में आ जाएगा। तो HLA टाइपिंग क्या है? ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन इसका फुल फॉर्म है। तो ये एक तरह की कह सकते हैं मैचिंग टेक्निक है, ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं कि मैच करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि कोई भी ऑर्गन चेंज करने से पहले हम ब्लड ग्रुप मैच करते हैं और पॉजिटिव ब्लड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो मैच करते हैं। तो उस मेथड को हम HLA टाइपिंग बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ह्यूमन मीन्स ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ल्यूकोसाइट मीन्स WBC, एंटीजन मीन्स जो एंटीजेंस हैं हमारे, ठीक। तो सिंपल सी चीज है, WBC एक्टिवेट तब होंगे जब फॉरेन एंटीजन आ जाएगा हमारा। तो यही सारी चीजें हम देखते हैं। तो ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि हमारे पेरेंट्स से हमको मिलता है। तो ये एक कह सकते हैं कि पार्ट होता है हिस्टोकम्पैटिबिलिटी का, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट होता है। क्योंकि ये प्रोसीजर इसी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स पे ही बेस्ड है, ठीक है। फाउंड ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 6। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि MHC में क्रोमोसोम 6 का सबसे बड़ा रोल है, तो वही क्रोमोसोम 6 हमारा HLA कंज्यूम करके रखता है। दिखाती हूँ मैं आपको,
ये देखिए, ये क्रोमोसोम 6 है जिसके शॉर्ट आर्म में हमारा HLA रीजन है। ठीक है, इसी HLA रीजन को हम टेस्ट करते हैं, तब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास किस तरह का एंटीबॉडी प्रोसेस है, और अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो कहीं HLA या MHC पे कोई अफेक्ट तो नहीं आएगा। सो अब हम देखने वाले हैं HLA टाइपिंग। तो पहले HLA टाइपिंग पता करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि HLA टाइपिंग कर क्यों रहे हैं। ओके, तो हम देखेंगे यहाँ पे मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, तो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, द नेम इटसेल्फ टेलिंग द मीनिंग। मेजर मीन्स बहुत ज्यादा ब्रॉड, ठीक है। हिस्टोकम्पैटिबिलिटी मीन्स टिश्यू की कंपैटिबिलिटी, ठीक। तो जो टिश्यू ग्राफ्टिंग हो रही है, जो भी ऑर्गन हमारे अंदर लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो उसका हर सिंपल सी चीज है, वो ऑर्गन पूरा सेल्स और टिश्यूज से मिलके बना हुआ है। तो वो सेल्स और टिश्यूज, उस ऑर्गन का सेल्स और टिश्यूज हमारे सेल्स और टिश्यूज से मैच करेगा कि नहीं करेगा, इसको कहते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये पता करने का एक सिस्टम है कि जो टिश्यूज उस ऑर्गन में है और उसका जो भी सिस्टम है, उसके अंदर जो भी सेल्फ एंटीजन है, वो हमारे टिश्यूज के सेल्फ एंटीजन से मैच करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये होता कैसे है? तो ये होता ऐसे है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे गुच्छे, क्लस्टर्स ऑफ द जीन होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए। कैसे? इम्यून सिस्टम या एंटीबॉडीज तब डेवलप होंगी जब उस ऑर्गन का टिश्यू का जो एंटीजन है वो हमारे ऑर्गन के टिश्यू के एंटीजन से मैच नहीं करेगा, है ना। तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, सिंपल सी चीज है। और अगर मैच करेगा तो कंपैटिबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। कॉम्प्लेक्स तब होगा जब मैच नहीं करेगा, कंपैटिबल तब होगा जब मैच करेगा। समझ गए आप? तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए, टिश्यू ग्राफ्टिंग के लिए हमें ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सिटी को टेस्ट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ HLA टाइपिंग। आप समझ गए? किसी भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करने से पहले, कोई भी एक्सटर्नल चीज हमारे अंदर लाने से पहले हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून एक्टिवेट ना हो जाए, हमारी बॉडी उसको फॉरन ना समझ के किल ना कर दे। ठीक, तो फंक्शन क्या है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का? कि डिटरमाइन वेदर द टिश्यू ग्राफ्टिंग विल बी एक्सेप्टेड बाय द जीन ऑफ आवर बॉडी और नॉट। ठीक है, बेस्ड ऑन द सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन। तो ये किस पे बेस्ड है? सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन। अगर उसका सेल्फ एंटीजन हमारे सेल्फ एंटीजन से मिल रहा है ऑर्गन का, तो कंपैटिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर सेल्फ एंटीजन नहीं मिल रहा है तो कंपैटिबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। समझ गए? सो इससे से हमें पता चलेगा कि ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना है कि नहीं करना है। सो दीज, अब ये जीन जो कि ये काम करते हैं, जो कि मैचिंग में हेल्प करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, वो हमारे क्रोमोसोम 6 के अंदर मिलते हैं, जो कि सबसे ज्यादा प्रोटीन बनाता है। अब HLA टाइपिंग देख लेते हैं। समझ गए? HLA टाइपिंग एक तरह का प्रोसीजर है, एक तरह का मेथड है, जो कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सिटी को आइडेंटिफाई करता है कि वेदर द ऑर्गन इज कॉम्प्लेक्स, या कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड, और या कंपैटिबल, ये पता करने के लिए। तो इसमें होता क्या है कि हम बोन मैरो वगैरह और किडनी वगैरह से हम जो है टेस्टिंग करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि कितना क्लोज रिलेशनशिप है वो ऑर्गन जो हमारे अंदर आने वाला है और हमारे टिश्यूज में। ठीक है, दोनों टिश्यूज में कितनी मैचिंग है। अगर प्रॉपर मैचिंग है, ठीक है, अगर प्रॉपर मैचिंग है तो वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाएगा, अगर मैचिंग नहीं है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं किया जाएगा। तो HLA के फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एजेंट। तो ल्यूकोसाइट हमारे कौन होते हैं? WBC। ह्यूमन मीन्स हम, WBC मीन्स वो ल्यूकोसाइट मीन्स WBC, एंटीजेंस जो कि हमारे एंटीजेंस हैं। ठीक, तो सिंपल सी चीज है, WBC तभी इंक्रीज होंगे जब हमारे पास फॉरेन एंटीजेंस आएंगे। तो ये हमारे बोन मैरो टेस्टिंग से हम करा सकते हैं। HLA फॉर्म अ पार्ट ऑफ द मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। सिंपल सी चीज है, इसको मुझे नहीं एक्सप्लेन करने का जरूरत है, मुझे पता है। ठीक है, फाउंड ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 6। तो ये HLA हमारा जो है
जिसको हम ले लेते हैं और टेस्टिंग करते हैं, ठीक, ये हमें मिलता कहाँ है, हमारे क्रोमोसोम 6 के अंदर ही मिलता है, शॉर्ट आर्म में। ये देखिए HLA रीजन हमारा। जो MHC है, एंटीजेंस आर इंटीग्रल टू द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। सिंपल सी चीज है, जो MHC है हमारा मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, हमारा यही बेस्ड करता है कि हमारे जो एंटीबॉडीज हैं वो प्रोड्यूस होने हैं या नहीं होने हैं। जो हमारा HLA है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ठीक, वो कंट्रोल करता है डिफेंस मैकेनिज्म को, ठीक है, कंट्रोल करके रखता है। यानी कि अगर एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा समझ लीजिए अटैक करने लगेंगे, एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा अटैक करने लगेंगे, तो वो भी ठीक नहीं है, हद से ज्यादा एंटीबॉडीज बनने लगेंगे। तो इसको कौन कंट्रोल करके रखता है? कोई चीज एक्स्ट्रा भी बहुत अच्छी नहीं होती है और कम भी बहुत नहीं अच्छी होती है, ठीक है। तो उसको कौन कंट्रोल करके रखता है? हमारा HLA, ठीक है, ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एंटीजन सिस्टम हमारा, जो कि हमारा क्रोमोसोम 6 में मिलता है। और इसी को टेस्ट करके हमें पता चलता है कि हमारे पास किस तरह के सेल्फ एंटीजन है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। सो इफ द डोनर इज नॉट एन एब्सोल्युटली परफेक्ट मैच, HLA टेस्टिंग के बाद जब हमें पता चलता है कि मैचिंग नहीं हो रही है, जो हमारा एंटीजन इसके अंदर है, ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एंटीजन है हमारा, वो हमारा सामने वाले के पार्ट से मैच नहीं हो रहा है, तो हम ट्रांसप्लांटेशन क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं। सिंपल सी चीज है। वरना होगा क्या, डोनर पे जिसने रिसीव किया है, ठीक है, उसकी जो एंटीबॉडीज होंगी वो डोनर ऑर्गन को क्या करेंगे? अटैक कर देंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट एंटीजन एंड HLA टाइपिंग। आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए बाकी लोगों में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल्स, ठीक है, एंड एंटीऑक्सीडेंट। सो I have already discussed about the structure of the antigens, type of the antigens, and what is HLA typing. So thank you so much. Have a nice day.